सम वायरल डिजीजेस के टॉपिक में आपने ये जिस तरह मैंने अभी कहा कि आगे जो हैं वो कई डिजीजेस गिवन हैं पूरे आर्टिकल की फॉर्म में, तो क्या सम वायरल डिजीज का जब टॉपिक आएगा क्या आपने ये सारी डिजीजेस इंक्लूडिंग एड्स इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस लिखनी है? नहीं। अगर आपको पता है राइट ए नोट ऑन सम वायरल डिजीजेस, तो फिर आपने ये 5, या आपको नोट आता है राइट ए नोट ऑन एनी 4 वायरल डिजीजेस, तो ये 4 लिखनी होंगी। इसके अलावा आपने कोई और नहीं लिखनी, क्योंकि सम वायरल डिजीजेस के नाम से जो आर्टिकल आएगा वो सिर्फ यही वाले होंगे, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। सम वायरल डिजीज के नाम से यही आर्टिकल है, ठीक है। हाँ, आगे जो आपको डिजीजेस आएंगी वो बाय नेम ऑफ डिजीज आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको वो एड्स की डिजीज देना चाह रहा है, तो वो आपको हरगिज़ ये नहीं कहेगा कि राइट अ नोट ऑन सम वायरल डिजीजेस इंक्लूडिंग एड्स, गलत, ऐसा नहीं आएगा। आपको एड्स वाला क्वेश्चन अलग आएगा, हेपेटाइटिस वाला क्वेश्चन अलग आएगा, ठीक है। तो सम वायरल डिजीजेस वो भी डिजीजेस हैं, ये भी डिजीजेस हैं। बच्चे आमतौर पे इवन टेस्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं बच्चों को देता हूँ सम टाइम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत दफा आता है, तो मैं कहता हूँ कि चलो ये बच्चों को दे दिया जाए क्वेश्चन। तो फिर क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि सर ये भी तो डिजीजेस हैं। बेटा ये डिजीजेस हैं और टेक्निकली आप ठीक कर रहे हैं कि सम वायरल डिजीज में आप हेपेटाइटिस का जिक्र भी कर सकते हैं और आप एड्स का जिक्र भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के एंगल से अगर देखा जाए तो सम वायरल डिजीजेस में वो 5 डिजीजेस हैं जो छोटी छोटी गिवन है। बाकी डिजीजेस आपको आएंगी अलग आर्टिकल की फॉर्म में, ठीक हो गया। तो ये जो डिस्कशन थी रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली डिजीज है स्मॉल पॉक्स। बेटा ये 2 डिजीजेस बहुत ही सिमिलर है, एक स्मॉल पॉक्स और दूसरी इसके साथ आती है काउ पॉक्स। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत दफा ऐसा हुआ है कि आपने एक वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई और वही वैक्सीन एक और वायरस के अगेंस्ट भी बन गई। फॉर एग्जांपल एडवर्ड जेनर ने इकट्ठी 2 डिजीजेस को क्योर किया था, एक काउ पॉक्स, दूसरा स्मॉल पॉक्स, ठीक है। कैसे? उसने एक वायरस को ट्रीट किया, लेकिन वो दोनों वायरस एक दूसरे से इतने सिमिलर थे कि उस एक वैक्सीन ने दोनों वायरसेस को, बॉडी को दोनों वायरसेस से इम्यून कर दिया। दोनों वायरसेस की वैक्सीन जो है वो एक वैक्सीन बन गई, ठीक हो गया। तो स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, चिकन पॉक्स वो की वैक्सीन जो है वो बन चुकी है, लेकिन चिकन पॉक्स की वैक्सीन जो है वो वाली नहीं है जो काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की, वो डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो पॉक्स का वर्ड है इसको समझिए। पॉक्स होता है बॉडी के ऊपर एक खास डायमीटर के दाने बन जाना, हार्ड, पूरी बॉडी पे। देखिए एक चीज है मीजल्स। मीजल्स का तर्जुमा क्या है? खसरा। आपने अक्सर सुना होगा बच्चों को खसरे के टीके लगते हैं। ये जो खसरे का वायरस होता है ये आपकी पूरी बॉडी पे बहुत छोटे छोटे दाने बना देता है। स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, चिकन पॉक्स ऐसा नहीं करते। ये तीनों वायरसेस अच्छे खासे बड़े साइज के दाने बना देते हैं हमारे जिस्म के ऊपर, ठीक है। तो उन दानों को जो एक खास डायमीटर के हों उनको कहा जाता है पॉक्स। अब वो पॉक्स जो हैं वो आमतौर पे स्टार्ट होते हैं इस तरह से कि आप उनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो बर्स्ट हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हार्ड होते जाते हैं। स्मॉल पॉक्स जो होते हैं वो आमतौर पे बर्स्ट हो जाते हैं, लेकिन जो काउ पॉक्स और चिकन पॉक्स हैं ये बर्स्ट नहीं होते। बात को समेटते हैं कि ये जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है, बेसिकली यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि ये कौन से वायरस है। तो स्मॉल पॉक्स के बारे में लिखा हुआ है कि इसने तबाही फेरी थी, एपिडेमिक। जैसे आजकल आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे एक वर्ड से, पेंडेमिक। आपको पता है पेंडेमिक और एपिडेमिक का क्या फर्क होता है? एपिडेमिक होता है कि एक डिजीज एक कंट्री में डेवलप हुई, एक डिजीज एक कंट्री से शुरू हुई और उस कंट्री में फैल गई, ये एपिडेमिक। पेंडेमिक क्या है? एक डिजीज एक कंट्री से शुरू हुई और पूरी दुनिया में फैल गई, ये पेंडेमिक है, ठीक है।
स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक रही है, नहीं रही। स्मॉल पॉक्स कहां पर एपिडेमिक रही है? चाइना में। बिफोर क्राइस्ट 12 साल, जो 12 सदियां पहले, 12th century बिफोर क्राइस्ट until the early 20th century smallpox was a common disease throughout the world। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये बिफोर क्राइस्ट शुरू हुई और कुछ अरसे के बाद 20th century तक जो है ये क्या बन गई? ये पेंडेमिक हो गई और इसने बहुत ज्यादा जो है वो तबाहियां फेरी। ठीक है, पेंडेमिक बन गई। इसमें होता क्या है, अब यहां से शुरू होते हैं इसके सिम्पटम्स। रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, रेज्ड मतलब बॉडी पे दाने जैसी फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी एंड बिकम्स पस्ट्यूल। पस्ट्यूल होता है हार्ड वेसिकल। एक तो फ्लूइड फिल्ड वेसिकल, काम शुरू होता है फ्लूइड फिल्ड वेसिकल से, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल से काम शुरू होता है और वो हार्ड होती चली जाती है। ठीक है, तो वो हार्ड होती चली जाती हैं। देन पिटेड स्कार, मतलब बॉडी पे गड़े से बन जाते हैं, जिनको पॉक्स कहा जाता है। ठीक है, इनको पॉक्स कहा जाता है। सो बाय 1950 जो है वो इसकी आई थी, वैक्सीनेशन आ गई थी। ठीक हो गया, तो ये जो है वो एक डिजीज है इसका। अच्छा, यहां पर देखिए जरा गौर से, पॉक्स वायरस, ये आप लोगों को एमसीक्यू आ सकता है कि पॉक्स वायरस के फीचर्स क्या हैं। ये देखिए, मैंने आपको क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बताया था। पॉक्स वायरस के पास डीएनए है और ये एनवेलप्ड है। इसकी शेप नहीं बताई हुई। तीसरी क्लासिफिकेशन का तीसरा क्राइटेरिया शेप होती है ना, उस दिन डिस्कस हुआ था। तो इसकी शेप तो इन्होंने नहीं बताई हुई, लेकिन वैसे पॉक्स वायरस जो है वो डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड उसका डीएनए है और वो एनवेलप्ड है। यानी मैंने आप लोगों को उस दिन ये भी बताया था कि जितने एनवेलप्ड वायरस हैं दे ऑल आर हाईली डेंजरस, काफी ज्यादा डिजीजेस कॉज करने का बायस बनते हैं जितने एनवेलप्ड वायरस। ठीक है, सो अब इस देख लेते हैं। नेक्स्ट डिजीज हर्पीस। बेटा हर्पीस फैमिली है, ये जो कंप्लीट फैमिली ऑफ डिजीजेस है और ये बहुत माइल्ड डिजीजेस से बहुत ही हैवी डिजीजेस कॉज कर सकती है। फैमिली ऑफ डिजीजेस, फैमिली डिजीज नहीं है ये, फैमिली ऑफ डिजीजेस है, मतलब इसमें बहुत से डिजीजेस आ जाती हैं। एग्जांपल जी बेटा, ये सबसे पहले देख लीजिए, डीएनए वायरस है, एनवेलप्ड नहीं है, यहाँ एनवेलप्ड नहीं लिखा हुआ। नेचुरली अकरिंग डिजीज इन विच वेस्कुलर लेजन, लेजन होता है जिस्म पे जख्म आ जाना। ठीक है, वेस्कुलर होता है, बेसिकली वेस्कुलर का ताल्लुक किससे होता है? हमारे ब्लड वेसल्स से, ब्लड वेसल्स से। ठीक है, ब्लड वेसल्स में जख्म आ जाते हैं। ठीक है, वेस्कुलर और टिश्यू में भी जो है वो आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। इन द एपिथेलियल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू, स्किन में जख्म पड़ जाते हैं। मोस्ट कॉमन डिजीज इन माउथ, ऑन द लिपिड एंड अदर स्किन साइड, ऑन द लिप्स, लिप्स वगैरह पे जो है ये हो जाती हैं और माउथ में और अदर स्किन साइड पर हो सकती है। देन इन्फ्लुएंजा। अच्छा बेटा, इन्फ्लुएंजा को उर्दू में क्या कहते हैं? जी, क्या चीज? दोबारा बोलें, मुझे नहीं समझ आई। इन्फ्लुएंजा को अक्सर लोग ये समझते हैं कि इन्फ्लुएंजा को उर्दू में जुकाम कहते हैं, फ्लू। इन्फ्लुएंजा से जो डिजीज होती है वो फ्लू होती है, लेकिन लोग कहते हैं ये जुकाम की तरह। नहीं, इन्फ्लुएंजा बिल्कुल डिफरेंट डिजीज है। इन्फ्लुएंजा एक ऐसी डिजीज है जिसमें नाक से लेकर फेफड़े तक डैमेज होते हैं, इन्फेक्शन होती है। जबकि जुकाम में क्या होता है? जस्ट नोज और ये इर्द गिर्द के साइनस, बस, लंग्स तक डिजीज नहीं जाती। एक बात याद रखिएगा बेटा, कोरोना से पहले एक डिजीज जिसने तबाही फेरी हुई थी पूरी एक बहुत बड़े एरिया में, दैट डिजीज वाज अमेरिकन फ्लू। और अभी भी इसने तबाही फेरी हुई अमेरिका में। और आप लोगों को एक बात बताऊं, अमेरिका में जो इतने ज्यादा डेथ्स हैं उनमें सब कोरोना की डेथ्स नहीं है, उनमें बहुत सी ऐसी डिजीजेस हैं जो अमेरिकन फ्लू की वजह से हुई।
लेकिन लोगों ने सिम्टम्स समझ के उसको कोरोना ही समझा। टेस्ट ना नहीं कराया होगा। वैसे तो हो सकता है हम ये समझ रहे हैं क्योंकि हमारा पाकिस्तानी बिहेवियर है, कोई नहीं यार ठीक हो जाएगी आप पे। लेकिन आपको एक बात और बताता चलूं कि अमेरिका में इतने ज़्यादा केसेस की एक और वजह है, और वो ये है कि जो अमेरिकन फ्लू है, जो बंदा अमेरिकन फ्लू से रिकवर हो गया, क्योंकि जिस दौर में कोरोना अमेरिका में आया है ना, उसी दौर में अमेरिकन फ्लू भी चल रहा था, और वो वाला फ्लू था कि जिसने अमेरिका में डेथ्स की तबाही फेरी हुई थी। डेथ्स पे डेथ्स हो रही थी। जो लोग उससे क्योर हो जाते हैं ना, उनको तकरीबन 2 से 3 महीने चाहिए अपनी बॉडी को दोबारा रिकवर करने के लिए। अब उसी दौरान अगर उसी बंदे पे कोरोना ने अटैक कर दिया ना, तो वो नहीं बचेगा, 99% वो नहीं बचेगा। तो अमेरिका में इतने ज्यादा केसेस होने की एक बहुत बड़ी रीजन ये भी हो सकती है। ठीक है। सो ओवरऑल मैं आपको बता रहा था कि इन्फ्लुएंजा और जुकाम, इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। और इन्फ्लुएंजा जो है ये आरएनए वायरस होता है। अच्छा यहाँ देख लीजिए, एनवेलप्ड आरएनए वायरस है। वाइड स्प्रेड डिजीज इन एपिडेमिक फॉर्म, यानी कि वबाई तौर पे जो है ये होती है, फैलती है। आपको पता है कि एक बहुत बड़ी फैमिली है कोरोना की ना, कोरोना एक बहुत बड़ी फैमिली है वायरसेस की। यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कोरोना के हवाले से, क्योंकि जाहिर है वायरल डिजीजेस चल रही हैं। कोरोना एक बहुत बड़ी फैमिली है वायरसेस की, जिसमें आपको ये बात भी अच्छे तरीके से जो है वो रियलाइज होनी चाहिए कि हमें आम तौर पे कोरोना वायरस ही जुकाम करते हैं। कुछ वायरस होते हैं जैसे एडिनो वायरस हैं, राइनो वायरस हैं, ये 2 वायरसेस ऐसे हैं जो जुकाम करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे वायरसेस हैं जिनका ताल्लुक कोरोना फैमिली से है, और वो शायद हमें कभी जिंदगी में जुकाम कर चुके हैं इससे पहले। लेकिन ये जो वायरस है ना, इस वायरस के बारे में आपने अक्सर देखा होगा, इसका नाम इस तरह लिखा जाता है, सार्स कोव। सार्स अलग डिजीज है, कोरोना वायरस अलग डिजीज है। कोरोना वायरस कोविड, सार्स है साउथ एशियन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एस फॉर साउथ, ए फॉर एशियन, आर फॉर रेस्पिरेटरी, और एस फॉर सिंड्रोम। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाइए, कोरोना, इसमें कोरोना वायरस। अब देखिए ये 2 डिफरेंट वायरसेस हैं, 2 डिफरेंट वायरसेस हैं। इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब जो वायरस बना है वो इन 2 का हाइब्रिड है। कोरोना अलग मौजूद था ऑलरेडी। सार्स वो वायरस है जिसने तकरीबन 1998, 1999 में हमारे एशिया में ही तबाही फैलाई है, विद इन एशिया। आप लोगों को तो याद हरगिज नहीं होगा, आपके वालिदैन को लाजमी याद होगा, खास तौर पे जो जरा थोड़ा सा भी इस लिहाज से उनको याद हो। सार्स एक डिजीज आई थी, उस वक्त भी बहुत एहतियातें करने का कहा गया था, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था तो पैनिक नहीं हुआ था, पैनिक नहीं फैला था। सार्स जो है ना, वो एक ऐसी डिजीज है जो कि 1998, 1999 में जिसने तबाही फैलाई है, और कोरोना ऑलरेडी मौजूद है। और कोरोना जो है वो बहुत माइल्ड से लेकर एक अच्छा खासा तकलीफ दे जुकाम की हद तक जो है वो कोरोना एक्ट करता है, लेकिन वो इतनी डेथ नहीं कॉज किया करता था। ये जो वायरस अब बना है, ये उस लीथल डिजीज यानी सार्स और कोरोना इनका हाइब्रिड है, और है आरएनए, है आरएनए। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ आरएनए, और आपको पता है सबसे कम वैक्सीन किनकी बनती है? सबसे कम वैक्सीन आरएनए वायरस की बनती है। उसकी रीजन मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सबसे कम वैक्सीन आरएनए वायरस की बनती है, इसी वजह से इसकी वैक्सीन बनने में मुश्किल हो रही है। उसकी रीजन मैं आप लोगों को कभी और से, ठीक है। तो थोड़ी बहुत डिस्कशन यहाँ कोरोना की भी हो गई, कोरोना भी आरएनए वायरस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मम्स एंड मीजल्स। मम्स जो है, मम्स और मीजल्स, इनको उर्दू में क्या कहते हैं? मीजल्स तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मीजल्स जो है वो तो खसरा है, ठीक है। ये लार्ज आरएनए एनवेलप्ड वायरस है जो मम्स और मीजल्स है। बेटा ये फैमिली जो है ये पैरामिक्सो वायरस
की फैमिली है और पैरामिक्सोवायरस जो है उसके पीछे शेप बनी हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं आप ही की बुक में, पिछले पेजेस पे हमने जो शेप डिस्कस की थी उसी में बनी हुई है, ठीक है। और सेल्डम फेटल होती हैं। सेल्डम फेटल का क्या मतलब होता है कि कभी कभी जानलेवा होती हैं। अबाउट 60% ऑफ अडल्ट और इम्यून टू इट, ठीक है। अब खसरा तो आपको पता है खसरा क्या होता है, मीजल्स क्या होते हैं, मम्स क्या होते हैं बेटा। मम्स ना, इनको हम पंजाबी में कहते हैं कान पेड़े, उर्दू का मुझे नहीं पता, पंजाबी में इनको कहते हैं कान पेड़े। कभी पूछिएगा आपने किसी बड़े से। ये एक ऐसी डिजीज होती है कि जिसमें इस जगह पर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन पे वायरस अटैक करता है। उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, उन ऑर्गन्स मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। वो हमारी बॉडी की ना वाइट ब्लड सेल्स फैक्ट्रीज होती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सी वाइट ब्लड सेल्स की जो है वो फैक्ट्रीज हैं जिनको आप कहते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स, इनकी डिटेल इंशाल्लाह 14वें चैप्टर में आएगी। ये लिम्फ नोड्स हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। और आपको एक बात और बताऊं, चले पहले ये डिस्कस कर, ये इधर मौजूद होते हैं लिम्फ नोड्स। ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, ये क्या कर देते, ये क्या हो जाता है, वायरस के अटैक से स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कानों के नीचे इतने मोटे मोटे स्वेलिंग हो जाती है जिनको कान पेड़े कहा जाता है पंजाबी में। तो ये मम्प्स है। और आपको पता है, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि टॉन्सिल्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, कुछ याद है? कभी किसी बच्चे का, कभी किसी बड़े का केस सुना हो, किसी अपने हम उम्र का केस सुना हो कि टॉन्सिल्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए। अब इसमें होता क्या है, टॉन्सिल भी, आपको पता है ये टॉन्सिल हम सबको हैं, टॉन्सिल्स भी लिम्फ नोड्स हैं। टॉन्सिल्स जो हैं ये हमारे थ्रोट में मौजूद बहुत जरूरी ऑर्गन्स हैं जिनको कहा जाता है, बहुत जरूरी लिम्फ नोड्स हैं जिनको टॉन्सिल्स कहा जाता है। ये हमारे गले में मौजूद होते हैं, हम सबके पास टॉन्सिल्स हैं। लेकिन उस डिजीज को क्या कहा जाता है, डिजीज को कहा जाता है टॉन्सिलाइटिस। जी, टॉन्सिलाइटिस का क्या मतलब है, टॉन्सिल तो रिलेट हो गया टॉन्सिल से, आइटिस होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल्स या इन्फ्लेमेशन। तो इन्फेक्शन ऑफ या इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स जो है उसको कहा जाता है टॉन्सिलाइटिस। तो सॉरी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? वायरल होती है टॉन्सिलाइटिस जो है, ये असल में डिजीज का नाम टॉन्सिलाइटिस है, जिसकी वजह से वो ऑपरेशन वगैरह करके टॉन्सिल्स रिमूव करने पड़ते हैं। लिम्फ नोड्स हम रिमूव कर दिया करते हैं, ये जो क्योंकि काफी ज्यादा होते हैं बॉडी में, तो लिम्फ नोड्स रिमूव कर दिया करते हैं हम। तो ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये रिमूव करते हैं, और अगर इनमें स्वेलिंग हो जाए तो इसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो जी बेटा, कौन सा टॉन्सिलाइटिस वाला? टॉन्सिलाइटिस वाला गालबन आरएनए वायरस है मेरा ख्याल है, हाँ। एक मिनट, देख लेते हैं। जी बेटा, ये है ये सिंपली लिख देते हैं टॉन्सिलाइटिस वायरस। कोल्ड, कॉमन कोल्ड और सम केसेस, अच्छा ठीक है। और उसके बाद है कि व्हाट कॉजेस टॉन्सिलाइटिस, मुझे एक्चुअली मेरा ख्याल है कि ये आरएनए ही है, इसको हम देख लेते हैं। क्या मैं लिखने लगा था, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ ओ वायरस बताओ यार, तुम टॉन्सिल बताने लग गए हो। ओवल शेड मैसेज, वो टॉन्सिल बताने लग गए। गूगल भी गलत अंडरस्टैंड कर जाता है कभी कभी ना, गूगल भी चबले मारता है।
अच्छा वैसे ना ये यहाँ से तो यही लग रहा है कि इट इज नॉट ओनली कॉज्ड बाय वायरस। ये सिर्फ वायरल नहीं है, ये बैक्टीरियल भी है। वो जो मेरे लिए एक न्यू बात है, मुझे नहीं पता था पहले। ये बैक्टीरियल भी है, लेकिन ज्यादातर ये कॉमन कोल्ड और इसके जो फ्लू के वायरस होते हैं उनकी वजह से हो सकती है। ठीक है, तो और ये कॉमन कोल्ड और फ्लू के वायरस आरएनए वायरस होते हैं। ठीक है, तो ये आरएनए वायरस ही है और ये एनवेलप होते हैं। तो जहां तक मुझे ये क्विकली देखने से पता लग रहा है, उसकी जो डिटेल है वो तो यही है। पोलियो माइलेटिस, पोलियो से आप अच्छी हद तक वाकिफ हैं। पोलियो एक ऐसा वायरस होता है बेटा जो कि हमारे नर्व्स में जाकर बैठ जाता है। अब पोलियो बाज़ औक़ात ना ऐसा भी होता है कि पोलियो हमारी बॉडी का बहुत बड़ा हिस्सा पैरालाइज कर देता है, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पोलियो सिर्फ एक टांग को पैरालाइज करता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उस वायरस का अटैक कहाँ पर हुआ है। देखिए, वायरस के अटैक के लिहाज से ब्रेन भी है एक पॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड भी है, और हमारी टांग में एक नर्व जा रही होती है जिसको कहते हैं शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व, ठीक है, ये आप लोग गूगल पे लिख के देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। और हमारी टांग को जितनी सप्लाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड तो हमारे हिप रीजन में आके खत्म हो जाती है ना, तो हिप रीजन से जितनी नर्वस सप्लाई पैर तक जाती है वो शियाटिक नर्व के जरिए जाती है, और ये वायरस जो है ये शियाटिक नर्व में जाकर बैठ जाता है और उसके बाद फिर ये टांग को खराब कर देता है। लेकिन अगर जो है ये डिजीज ये ज्यादा बड़े हिस्से पे है, तो इसका मतलब है इसने अटैक जो है वो ज्यादा बड़े हिस्से, मतलब जैसे स्पाइनल कॉर्ड पे या ब्रेन पे अटैक कर दिया है। दोनों में से किसी एक जगह पर ये अटैक कर सकती है। ठीक है, कर सकता है ये। वंस अगेन इसकी क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं, इसकी नेचर क्या है। जैसे आरएनए स्फेरिकल कैप्सिड, ठीक है, ये एनवेलप नहीं है। स्मॉलेस्ट नोन वायरस, ये एमसीक्यू बेटा अक्सर आ जाता है, ये याद रखिएगा। ये एमसीक्यू जो है ये अक्सर आ जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट नोन वायरस। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद आरएनए स्फेरिकल कैप्सिड है, ये एनवेलप नहीं है। ठीक है, सो अब तो ये हो गया। इसके बाद जो है वो एक टॉपिक है जो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आगे चलते हैं हेपेटाइटिस से। बेटा हेपेटाइटिस से क्या समझ आता है, ये कौन सी डिजीज है? हमारे हार्ट के लिए एक वर्ड होता है कार्डियो, स्टमक के लिए वर्ड होता है गैस्ट्रो, किडनी के लिए वर्ड होता है क्या, बताएं? रीनल। ब्रेन के लिए वर्ड होता है सेरिब्रल। उसी तरह मसल्स के लिए वर्ड होता है मायो। हिपैट किसके लिए वर्ड होता है? हिपैट का वर्ड, जी लिवर। हिपैट जो वर्ड है वो लिवर के लिए यूज होता है। और आगे क्या लिखा हुआ है हिपैट से आगे, गौर कीजिएगा। हिपैट से आगे क्या लिखा है? आइटिस। आइटिस का मैंने क्या बताया आपको, आइटिस का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस लिवर इन्फेक्शन, लिवर इन्फ्लेमेशन। आइटिस को आप इन्फेक्शन रखें, इन्फ्लेमेशन ना कहें, इन्फेक्शन। बेटा ये वायरल होती है, हेपेटाइटिस वायरल होता है। हेपेटाइटिस एक ऐसी डिजीज है जो हेपेटाइटिस ए जैसी माइल्ड डिजीज से लेकर हेपेटाइटिस बी जैसी खौफनाक डिजीजेस तक भी जो है वो होता है। लेकिन इसकी असल में इसकी डिविजन्स होती हैं हेपेटाइटिस एच तक। ठीक है, इसके बहुत से डिफरेंट स्ट्रेन मिल चुके हैं। सबसे पहले तो हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि इसका जो वायरस है उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो कौन सी है। जी बेटा ये देखिएगा, आरएनए, हेपेटाइटिस डी भी होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है, हेपेटाइटिस ए, दीज आर मोस्टली आरएनए। ठीक है, और आपको पता है कि हेपेटाइटिस एच तक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एफ जी, हाँ एफ जी तक मेरा ख्याल एच भी आ चुका है। हेपेटाइटिस एच जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है?
आरएनए वायरस जो होता है ना, जितने भी वायरस आरएनए वाले होते हैं, उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जिसने ह्यूमन काइंड को बहुत तंग किया हुआ है। आरएनए वायरस अपने आप को चेंज कर लेता है। एक दफा आपको बीमार करने आएगा तो पैंट कोट पहन के आएगा, दूसरी दफा आपको बीमार करने आएगा ना तो ये जो जॉन विक है ये कोट उतार के आएगा, तीसरी दफा आएगा तो हो सकता है कि शर्ट भी रिमूव कर दे, चौथी दफा आएगा तो कपड़े चेंज हुए हुए होंगे, हो सकता है कमीज सलवार में आ जाए, नाइटी में आ जाए, पांचवी दफा आएगा तो हो सकता है बिल्कुल ही चेंज हो कपड़े। कहने से मुराद क्या है कि आरएनए वायरस की, अब मैं आपको इसी लेक्चर में, लकीली हम हेपेटाइटिस तक आ गए तो मैं आप लोगों को अब इसी लेक्चर में बता देता हूँ आरएनए वायरस की वैक्सीन कम क्यों होती है। बेटा मोस्टली, नॉट 100%, नॉट 100%, और अभी इसके बारे में एक और बात मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली ऐसे आरएनए वायरस होते हैं जो एक दफा जब आपको बीमार करते हैं, जब आप में से निकलते हैं तो चेंज हो चुके होते हैं, या जब अगली दफा आपको बीमारी होती है ना, वही फॉर एग्जांपल फ्लू का वायरस आरएनए वायरस है। अब अगर फ्लू का वायरस आरएनए वायरस है तो वो अपने आप को कुछ अर्से बाद चेंज कर लेता है, अगले सर्दियों में आपको दोबारा फ्लू होता है। क्यों? इसी वजह से आरएनए वायरस की ये खासियत होती है 95% के वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे करते हैं ये इंशाल्लाह जब मैं एड्स का आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। चेंज कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, एक डिजीज है हेपेटाइटिस ए, वो एफ जी तक कैसे चली गई? वो एफ जी तक ऐसे ही चली गई। ए आया, ए में चेंज आया तो बी, बी में चेंज आया तो सी, होते 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 एक ही डिजीज का वायरस था, उसमें इतना रद्दोबदल हुआ कि वो डिफरेंट डिजीजेस कॉज करने का बायस बन गया। लकीली कोरोना आरएनए वायरस है, लेकिन इसमें म्यूटेशंस नहीं हो रही। ये वो चीज है जो इस वक्त ह्यूमन काइंड के लिए ब्लेसिंग है, वरना जो तबाही फैल सकती है इससे वो कोई नहीं महसूस कर सकता कि वो क्या खौफनाक तबाही होती अगर ये चेंज हो रहा होता। बहुत खौफनाक। हाँ जी, अब देखें वो जो टाइप्स हैं, अब वो पता नहीं सार्स कोविड की हैं या वो कोरोना की हैं। दो डिजीजेस है ना, डिफरेंट। कोरोना अलग है, सार्स कोविड अलग है। शुरू में इसको कोरोना का नाम दिया गया, लेकिन बाद में देखें आपको इसको नाम दे दिएगा कोविड। एक तो कोविड का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है। कोविड का तो एक तो ये मतलब है, वो हमारी जो जरताज गुल साहिबा है उन्होंने कोविड 19 को जो है वो पता नहीं क्या बना दिया था कि इसके 19 पॉइंट्स हैं, फलाएं फलाएं, तो अल्लाह खैर करे बस। तो लेकिन ये है कि सार्स कोविड, हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि इसके भी टाइप्स हैं, लेकिन इसकी ज्यादातर जो टाइप पूरी दुनिया में है वो म्यूटेट नहीं कर रही, वो सेम है। बहुत कम है ऐसी जो चेंज कर, जो दूसरी टाइप की है। तो कहने से मुराद ये है कि आरएनए वायरस आमतौर पर बड़ी तेजी से चेंज होता है, जो कि लकीली कोरोना नहीं हो रहा। तो इतनी टाइप, एक ही डिजीज की इतनी टाइप किस वजह से आती हैं? बिकॉज ऑफ चेंजिंग, चेंज होता रहता है, ठीक है। सो अब इसमें डिफरेंट तरह के होते हैं, वजूहात होती हैं। आमतौर पर जो हेपेटाइटिस का वायरस है ये पानी के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, और हमें ये होता ही इस वजह से। आपको पता है हमें वो डिजीजेस जो खाने के जरिए होनी होती है ना, वो बहुत कम होती है। उसकी वजह कोई बता सकता है? और मैंने ये वजह बताई भी हुई है आपको। यस, हाँ, हम इतना खाना पकाते हैं कि बर्ड फ्लू की इन्फेक्टेड मुर्गी भी अगर हम पका लेना कुछ नहीं हो सकता, इतना खाना पकाते हैं। तो कहने से मुराद ये है कि हमें ज्यादातर वाटर बॉर्न होती है। अब टाइफाइड बैक्टीरियल है, वायरल नहीं है, लेकिन वो पानी के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, और हमारे यहाँ टाइफाइड की कतारें लगी हुई हैं।
इसी तरीके से हेपेटाइटिस है, पानी के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। और ये बात ब्लेसिंग है कि एड्स का वायरस पानी के जरिए ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ब्लेसिंग है। और इसी तरीके से और भी डिजीजेस हैं जिनके मोहलिक तरीन डिजीजेस हैं जिनका वायरस पानी से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। डेंगू पानी से ट्रांसपोर्ट नहीं होता। चलिए इस बात को मुझे आंसर करें, मैं हेपेटाइटिस जल्दी से पढ़ा देता हूं आपको, मुझे पहले इस बात का आंसर करें। अगर डेंगू पानी से ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो फिर ये जो खड़े पानियों से मना करते हैं डेंगू फैल जाएगा, डेंगू फैल जाएगा, ये क्यों मना करते हैं अगर डेंगू पानी से नहीं फैलता तो? किसका वायरस का? जो डेंगू मच्छर है एडिस एजिप्टाई, वो अंडे देती है और पानी में देती है और उसमें उसका लार्वा प्रोड्यूस होता है। तो पानी से ममानियत, खड़े पानी से ममानियत जो है वो इस वजह से है कि पानी जब तक खड़ा रहेगा उसमें वो लार्वा जिंदा रहेगा, इसीलिए पानी स्टैटिक रखने से हमारे इलाकों में मना किया जाता है। तो पहाड़ी इलाके हैं ना, उनमें तो मच्छर है ही नहीं ना, उनमें तो और बहुत तरह के हैं मच्छर, है ही नहीं, हैं भी तो उनमें ये वाला मच्छर सर्वाइव नहीं करता। तो बहुत सी ऐसी मोहलिक डिजीजेस हैं, हर्पीस, वो भी पानी से नहीं होती। हर्पीस बहुत खौफनाक डिजीज तक चली जाती है बात, ठीक है। सो लेकिन हेपेटाइटिस उन मोहलिक डिजीजेज में से है जो पानी के जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। और ये जब पानी के जरिए ट्रांसपोर्ट होती हैं तो कई तरह की टाइप्स अपने साथ लेकर आती हैं। उसमें एक हो सकता है पानी के जरिए ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। ये देखिए, पानी अगर सीवरेज का और उसका मिल जाए ना, पानी अगर सीवरेज का और पीने वाला पानी मिल जाए। देखिए हेपेटाइटिस ए फॉर्मली, यानी इसको पहले कहा जाता था इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट विद फीसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। जो स्टूल और फीस हैं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की, उनके जरिए ये डिजीज दूसरे पर्सन में जा सकती है। अब स्टूल से वो डिजीज कैसे चली जाएगी दूसरे पर्सन में? वो यही होता है कि अगर एक पेशेंट की फीसिस में ये वायरस मौजूद है और वो फीसिस आपकी सीवरेज पाइपलाइन की लीकेज की वजह से वही पानी जो इन्फेक्टेड वायरस लिए हुए है वो पानी आपके पीने के पानी में शामिल हो जाता है। तो ये बात तो आपको पता है कि बाकी सब कुछ फिल्टर में रुक जाएगा। आपका सीवरेज का पानी अगर पीने वाले पानी में शामिल हो भी जाता है ना, तो बहुत सी जो नजास्तें होंगी वो तो फिल्टर के जरिए रुक जाएंगी। लेकिन आपको यह भी पता है कि वायरस डिस्कवर क्यों हुआ था? सबसे बड़ी वजह ही यही थी कि मोहतरम फिल्टर ही नहीं हो रहे थे। भाई वायरस तो फिल्टर नहीं होता, सीवरेज का पानी फिल्टर हो जाएगा लेकिन वायरस फिल्टर नहीं होता और वो फिर हमारे पीने वाले पानियों में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से कांटेक्ट विद फीसिस का मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हेपेटाइटिस बी, सीरम हेपेटाइटिस। सीरम क्या होता है? सीरम बेटा इसकी डिवीजन जरा आप अगर इस पे गौर करें तो सीरम की डिवीजन क्या होती है मैं आपको लिखकर बताता हूँ। देखिए वैसे तो आप लोगों को पता होगा लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्लड है, ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ब्लड के एक होते हैं ब्लड सेल्स और दूसरा होता है ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा में से अगर आप प्रोटीन्स निकाल दें, सारी जितनी प्रोटीन्स हैं, जैसे वो एंटीबॉडीज वगैरह और फिब्रिनोजिन वगैरह, एल्ब्यूमिन वगैरह निकाल देते हैं, तो उसके पीछे बाकी जो बचता है वो सीरम होता है। यानी ब्लड में से सेल निकाल दें, ब्लड में से सेल निकाल दें तो प्लाज्मा बचता है, प्लाज्मा में से प्रोटीन निकालें तो सीरम बचता है, ठीक है। तो ये सीरम हेपेटाइटिस कहलाता है, ये जो हेपेटाइटिस बी है, और ये बहुत खौफनाक है। हेपेटाइटिस सी भी है, पासिस थ्रू ब्लड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि माँ से बच्चे में प्रेगनेंसी के दौरान, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए भी जो है ये फैलता है। हेपेटाइटिस डी ई जो है वो फीसिस के लिए ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ अच्छा इसमें जो है ना वो आप लोगों ने ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि इसके जो ट्रांसमिशन के रिसोर्सेज हैं कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो अक्सर औकात पूछ लिए जाते हैं। मतलब आपसे शॉर्ट में वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द ट्रांसमिशन सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस सी।
तो इसमें हेपेटाइटिस एफ जी के भी सिर्फ ट्रांसमिशन सोर्सेज बताए, जिसके नहीं बताए हुए वो आप नहीं लिखेंगे, लेकिन जिसके बताए हुए हैं वो पूछे जा सकते हैं। ए का क्या सोर्स होता है, बी सी डी ई एफ जी, इन सब के ट्रांसमिशन सोर्स क्या होते हैं, तो वो ट्रांसमिशन सोर्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, हेपेटाइटिस एफ जी वायरस येट आइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड, ये बड़ी पुरानी बात है कि अब तो आइडेंटिफाई हो चुके होंगे। ABC जो है इनके बारे में सबसे अच्छी जो है वो मालूमात है। और एक बात बेटा याद रखिएगा, आप लोगों का यहां तक का जो आर्टिकल है ना, यहां तक का जो आर्टिकल है, इसको हेडिंग बना के आपने वायरस के इंट्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन की हेडिंग दे दी है। कहां से कहां तक दोबारा बता देता हूं, एंड ट्रांसमिशन, TRANSMISSION, इंट्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन, यहां तक। ठीक है, यहां तक आपने इंट्रोडक्शन, हर एक की हेडिंग अलग अलग दे देंगे। उसके बाद आप इनका तारुफ शुरू करेंगे। हेपेटाइटिस ए और बी, इन दोनों का तारुफ जो है वो आप यहां से शुरू करेंगे। हेपेटाइटिस ए वायरस यहां से यहां तक, फिर सी वायरस यहां से यहां तक है। ठीक है, ऑफन लीड्स टू क्रोनिक लिवर डिजीज, कुड बी इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ई। ठीक है, आप उसमें लिख सकते हैं, ये वाला आप जो है यहाँ उठा के इस ब्रैकेट से ऊपर ले आइएगा। लेकिन ये जो हिस्सा है यहां से लेकर और यहां तक का, ये वाला, ये जो हिस्सा है ये हेपेटाइटिस ए एंड सी, इसको यहां से हेडिंग शुरू कीजिएगा ए एंड सी की, ए और सी। ए एंड सी को इकट्ठा लिख सकते हैं आप, और ये बी की जो है यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, बी ये है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए और बी, इन सब का काम डिफरेंट अंदाज से लिवर को डैमेज करना होता है। ठीक है, लेस वायरुलेंट है, ज्यादा मोहलिक नहीं। ठीक है, हेपेटाइटिस सी जो है वो एनवेलप्ड है। अच्छा, ये बहुत खौफनाक है बेटा, याद रखिए, डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस सी जो है वो आरएनए है, बी डीएनए, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये एनवेलप्ड है और बहुत बुरी तबाही फैलाई हुई है। इनको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, आगे मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जितना को मैंने आप लोगों को इस बारे में बताना था वो मैंने बता दिया। हेपेटाइटिस सी और बी जो हैं, इसके ये है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है, क्योंकि ये डीएनए। अब ये देख लीजिए, हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है और वो चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उसकी वैक्सीन मौजूद है। लेकिन हेपेटाइटिस ए और सी की वैक्सीन मौजूद नहीं है। क्यों? ये आरएनए वायरस है। सी की वैक्सीन नहीं है, लेकिन सी की मेडिसिन मार्केट में आ चुकी है। यानी अब अगर आपने बी की वैक्सीन करवाई हुई है और आपके मुल्क में ए और सी मौजूद हैं, तो आपका दोनों से इलाज हो सकता है। सी की वैक्सीन नहीं है लेकिन मेडिसिन है, बी की मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन है। लेकिन याद रखिए, बी बहुत खौफनाक है, सी की मेडिसिन मौजूद है, बी की अगर आपने वैक्सीन नहीं करवाई तो बी जानलेवा हो जाता है, बहुत खौफनाक डिजीज है। ठीक है, तो इसलिए इसका फटाफट इलाज, जितना भी महंगा हो, कहीं से भी करवाना पड़े, आउट ऑफ कंट्री कहीं से भी आपको करवाना पड़े, तो इसका फौरी तौर पर इलाज बड़ा जरूरी हो जाता है। बी डेंजरस है, ए बिल्कुल माइल्ड होता है, सी का पाकिस्तान में बहुत कामयाबी से इलाज हो जाता है। इसका फिटनेस मैं खुद हूँ, मेरी भाभी को हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो सी जो है उसकी मेडिसिन वगैरह आ चुकी हैं। आप लोगों की बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी का कोई क्योर नहीं है, सी का क्योर मौजूद है, पाकिस्तान में आ चुका है और बहुत एफिशिएंट, बहुत अच्छा है। हाँ, महंगा है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला सबको सेहत दिए रखे, उसमें किसी को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मैं वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो ये जितनी भी डिजीजेज हैं ना हेपेटाइटिस की टाइप्स की, ये डिफरेंट अंदाज में ह्यूमन लिवर को मुतासिर करती हैं। ये किस अंदाज में करती है, ये मैं इंशाल्लाह अब आपको नेट से देख के डिफरेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि ए किस अंदाज में करता है, बी सी डी ए, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा है, लिहाजा हर दफ़ा मुझे नेट से देखना पड़ता है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो इसको कल देख। ओके, अल्लाह।